Yes, good morning class. I am Sumit, your physics tutor. So students, grade 10th, subject physics, तो and chapter number 10 of NCERT light. ठीक है. So आज जो बेटा हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइट. So इस चैप्टर के अंदर हम लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, मतलब रिफ्लेक्शन के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे और रिफ्रैक्शन के बारे में भी. ठीक है बेटा. सो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा लाइट. लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच enable us to see the object. सो बेटा लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच एनेबल अस टू सी दी ऑब्जेक्ट. उसके बाद बेटा हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट. प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट. ठीक है बेटा. प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, पहली प्रॉपर्टी है लाइट ऑलवेज ट्रेवल इनटू स्ट्रेट लाइन. लाइट हमेशा सीधी रेखा में चलती है. सेकंड पॉइंट है बेटा द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड और 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम. ठीक है. स्पीड ऑफ लाइट क्या है बेटा? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड और 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. थर्ड पॉइंट है बेटा लाइट फॉर्म्स शैडो. शैडो को फॉर्म करती है बेटा लाइट. उसके बाद लाइट ओबेज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. ठीक है बेटा. सो लाइट क्या है बेटा? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल अस टू सी दी ऑब्जेक्ट. उसके बाद बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, दैट इज फर्स्ट जो पॉइंट हमारा, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन. हमेशा सीधी रेखा में चलता है लाइट. स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड और 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम. उसके बाद लाइट फॉर्म्स शेडो और फोर्थ पॉइंट है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, मतलब लाइट ऑलवेज obeys the rules of या follow the rules of reflection and refraction. ठीक है बेटा. तो ये कुछ लाइट है और लाइट की प्रॉपर्टी और लाइट की डेफिनेशन के बारे में हमने बात की है बेटा. ठीक है. उसके बाद मैंने अभी बात की थी, क्योंकि जैसे कि हमारे चैप्टर का ही नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये ही हमारे चैप्टर का नाम है बेटा. सो अब हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा रिफ्लेक्शन. ठीक है बेटा. रिफ्लेक्शन को देखो बहुत अच्छे से एक सिंपल से एग्जांपल से हम समझते हैं बेटा. आप सभी ने क्रिकेट बॉल जो कोस्को की आती है, हमारी टेनिस की क्रिकेट बॉल आती है जो, उससे सभी बेटा फेमिलियर हो और आपने उस बॉल से खेला भी होगा. ठीक है. जब आप क्या करते हो, उस बॉल को आपके सामने वाली दीवार पे हिट करते हो तो वो क्या करती है, उस दीवार से वापस स्ट्राइक करती है और वापस आपकी तरफ आती है ना. सो आप देखो उसके अंदर, मतलब वो क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है. सो आप ये डेफिनेशन बना सकते हो, द बाउंसिंग बैक ऑफ बॉल आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इनटू द सेम मीडियम. जहां से आपने फेंकी थी वहीं वो वापस आ रही है. सो आप इस तरह से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन को बना सकते हो. कहता है दी bouncing back of light after striking a smooth surface into the same medium is known as
रिफ्लेक्शन। सो रिफ्लेक्शन की जो डेफिनेशन है क्या है बेटा, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ स्मूथ सरफेस इनटू द सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन। अब ये जो रिफ्लेक्शन होता है दो टाइप से होता है बेटा, एक होता है रेगुलर और एक होता है बेटा इररेगुलर। अच्छा, रेगुलर क्या होता है बेटा, जब जो मेरा लाइट जो है स्ट्राइक करके आएगी बिल्कुल प्लेन सरफेस से, प्लेन मतलब बिल्कुल स्मूथ सरफेस से, जैसे ये एक बिल्कुल प्लेन सरफेस है, रे ऑफ लाइट यहां पर फॉल करेगी, ठीक है, और आफ्टर स्ट्राइकिंग कहां जाएगी, जिस एंगल से आई है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी, तो इसको बोलेंगे रेगुलर। इरेगुलर के अंदर क्या होगा, सपोज दैट कि एक मेरा कोई सरफेस था कि जो क्या है, लेवल नहीं है, मतलब प्लेन सरफेस नहीं है, इसके ऊपर जो रे ऑफ लाइट पड़ेगी, ठीक है, उस पे जो रिफ्लेक्शन होगा, उस इस सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होगा इरेगुलर सरफेस से, वो क्या होगा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन ही होगा। मान लो एक रे ऑफ लाइट ऐसे आई, अब ये एक रे ऑफ लाइट ऐसे, ये ऐसे जाएगी, ठीक है। सो मतलब कहने का भाव ये है कि यहां से जो रिफ्लेक्शन होगा वो इरेगुलर होगा और ये जो होगा वो रेगुलर होगा। सो रिफ्लेक्शन की दो टाइप्स हैं बेटा, एक है हमारे पास रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा है बेटा इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब इसके कुछ लॉ होते हैं बेटा, दो लॉ हैं रिफ्लेक्शन के, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दो हैं बेटा, ठीक है। देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सपोज ये कोई प्लेन सरफेस था, स्मूथ प्लेन स्मूथ सरफेस है, ये एक इंसिडेंट रे है बेटा, जो लाइट पड़ रही है उसको इंसिडेंट बोलते हैं बेटा, ठीक है, और ये क्या है मेरा बेटा रिफ्लेक्टेड, ये मेरी जो लाइट है बेटा रिफ्लेक्ट होके जा रही है, क्या है बेटा, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये होता है नॉर्मल, ये क्या होता है, नॉर्मल। इस नॉर्मल के साथ ये जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है इसको बोलते हैं आई, और इस रिफ्लेक्टेड रे इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं बेटा एंगल आर। ये मेरा होता है बेटा पॉइंट ओ, इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। सो बेटा रिफ्लेक्शन की अगर मैं बात करता हूं, इसके जो लॉज की मैं बात करता हूं, तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब जो एंगल ये इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ बनाएगी, सेम एंगल ये रिफ्लेक्टेड रे इसी नॉर्मल के साथ बनाएगी, मतलब जिस एंगल से इंसिडेंट रे आएगी उसी एंगल से ही रिफ्लेक्ट होकर बाहर जाएगी। सो दैट इज एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल आर। और जो नेक्स्ट लॉ है वो ये है बेटा, कहता है कि जो इंसिडेंट रे है, आई आर से लिख रहा हूं बेटा मैं शॉर्ट फॉर्म में, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie into same plane, into same plane, ठीक है बेटा। जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, all lie into the same plane, मतलब ये दो नियम हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और सेकंड लॉ क्या कहता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इनटू द सेम प्लेन, ठीक है बेटा। तो ये कुछ मतलब ये रिफ्लेक्शन और उसके दो नियम के बारे में हमने बात की है बेटा, ठीक है बेटा। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा मिरर की, ठीक है। मिरर, सबसे पहला जो मिरर है बेटा हम उसकी बात करेंगे बेटा, प्लेन मिरर की, ठीक है। प्लेन मिरर, देखिए बेटा ये प्लेन मिरर कौन से होते हैं, दी मिरर विच वी आर यूज्ड इन अवर होम, ठीक है, जो हम हमारे घरों में यूज करते हैं वो होते हैं प्लेन मिरर बेटा। देखिए जो प्लेन मिरर होते हैं एक्चुअल में क्या होता है, एक ग्लास ही होता है, नॉर्मल ग्लास, और इसके पीछे हम कोटिंग करते हैं, ठीक है बेटा, सिल्वर प्लस मरकरी, और मरकरी के साथ किसी चीज का भी सोल्यूशन हो उसको, मतलब मिक्सचर हो, उसको अमलगम बोलते हैं, अमलगम, ठीक है। मतलब इसके पीछे जो कोटिंग होती है वो अमलगम की होती है, ठीक है। इस तरह से एक प्लेन मिरर हमारे घरों में हम यूज करते हैं बेटा। अब क्या होता है देखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर से बनी हुई इमेज की कुछ प्रॉपर्टीज बताइए। सो पहली आप ये बताएंगे कि जो इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल, ठीक है, ये हमेशा वर्चुअल होती है, ठीक है। और
द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज इन्वर्टेड, ऑलवेज इन्वर्टेड, उल्टी होती है। थर्ड पॉइंट इज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर and in the mirror is same, mirror is same, ठीक है। उसके बाद distance between object in front of mirror and into the mirror, image into the mirror is same. Fifth and important property is the image is laterally inverted. The image is laterally inverted. ठीक है बेटा। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि जो प्लेन मिरर से बनी हुई इमेज वर्चुअल होती है। अब दो प्रकार की इमेज होती हैं बेटा, इसको भी समझ लो, एक होती है वर्चुअल, एक होती है रियल। ठीक है बेटा। वर्चुअल इमेज दैट इमेज विच वी कैन नॉट टेक ऑन स्क्रीन, जिसको हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते, वो वर्चुअल इमेज होती है। उसके बाद एक रियल इमेज होती है, द इमेज विच वी कैन टेक ऑन स्क्रीन, जिसको हम स्क्रीन पे ले सकते हैं, वो रियल इमेज होती है बेटा। ठीक है। सो जो प्लेन मिरर से बनी हुई इमेज है वो वर्चुअल होती है। और ये चीज ध्यान रखनी है, जो भी इमेज वर्चुअल होगी वो हमेशा इन्वर्टेड होगी। क्या होगी? इन्वर्टेड। तो जो इमेज प्लेन मिरर से बनी होती है वो क्या होती है बेटा? इन्वर्टेड, उल्टी होती है। थर्ड पॉइंट है बेटा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड इनटू द मिरर इज सेम। मतलब अगर आप मिरर के सामने खड़े हो और आपकी हाइट 5 फुट 10 इंच है, तो मिरर के अंदर जो आपकी इमेज बन रही है, क्या उसकी जो हाइट है वो क्या कम हो जाती है कि ज्यादा हो जाती है? बिल्कुल भी नहीं। जो इमेज की साइज, इमेज का जो साइज मिरर के सामने होता है वही, सॉरी, ऑब्जेक्ट का साइज मिरर के सामने होता है, वही इमेज का साइज मिरर में रहता है। तो ये जो साइज होता है मिरर के अंदर और ऑब्जेक्ट का मिरर के सामने, वो सेम रहता है। फोर्थ पॉइंट, जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड इनटू इमेज इनटू द मिरर इज सेम। जो डिस्टेंस है, सपोज दैट कि मैं मिरर के सामने 1 मीटर की दूरी पे खड़ा हूं, तो मेरी इमेज भी मिरर के अंदर 1 मीटर दूरी पे ही बनेगी मिरर से। सपोज दैट कि ये इमेज, ये मिरर है, मैं उसके सामने ये खड़ा हूं, मेरी इमेज भी इतनी ही दूरी, ये जो दूरी है इतनी ही दूरी पे वहां बनेगी। ठीक है। सो ये जो डिस्टेंस है वो भी सेम रहता है। नेक्स्ट जो और लास्ट जो प्रॉपर्टी है, द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। इस लाइन को समझना, लेटरली इन्वर्जन का मतलब क्या है बेटा? देखिए बेटा, आप मिरर के सामने खड़े हो, ठीक है, सपोज दैट कि मैं मिरर के सामने खड़ा हूं और ये जो इमेज बन रही है मिरर के सामने मेरी ही बन रही है। ठीक है। तो जो मिरर के अंदर, जो मेरा मिरर के बाहर जो राइट है, मिरर के अंदर जो इमेज बनेगी वहां मेरा लेफ्ट होगा, और जो मेरा लेफ्ट होगा वो मिरर के अंदर मेरा राइट हो जाएगा। ठीक है। सो जो इमेज का लेफ्ट है वो राइट हो जाता है, सॉरी, ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा, और जो राइट है वो क्या हो जाएगा बेटा? लेफ्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं बेटा लेटरली इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन। ठीक है बेटा। सो इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी इमेज की जो प्लेन मिरर से बनती हैं बेटा, उसके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया। ठीक है बेटा। अब कुछ एक हम बात पढ़ेंगे। ठीक है। अब बात करेंगे मिरर की, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा स्फेरिकल मिरर। ठीक है बेटा। स्फेरिकल मिरर की हम बात करेंगे। स्फेरिकल मिरर, देखिए बेटा, प्लेन मिरर था जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन था, उसको हमने प्लेन मिरर बोला। अब हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर, द मिरर whose रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड होगा, आइदर इनवर्ड और आउटवर्ड, आइदर इनवर्ड और आउटवर्ड, तो वो स्फेरिकल मिरर होंगे। ठीक है बेटा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, वन इज concave and other one is convex.
स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved inward is known as concave mirror। एक स्फेरिकल मिरर जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है अंदर की तरफ होता है उसे कनकेव मिरर बोलते हैं। एंड स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved outward उसे क्या बोलते हैं बेटा? कन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं? कन्वेक्स मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर आर दोज whose reflecting surface is curved either इनवर्ड और आउटवर्ड। अच्छा, जिसका इनवर्ड होगा उसको बोलेंगे बेटा कनकेव और जिसका आउटवर्ड होगा उसी क्या बोलेंगे? कन्वेक्स। ठीक है बेटा। मैंने स्फेरिकल मिरर के बारे में बता दिया। अब इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल हमारे घर में ही मौजूद है बेटा। आपके पास घरों में हम खाना खाने के लिए स्पून यूज करते हैं बेटा। अब आप स्पून देखिए, ये स्पून का जो अंदर वाला हिस्सा है, ठीक है बेटा, इसके अंदर जो अंदर वाला हिस्सा है वो किसकी तरह काम करता है बेटा? कनकेव मिरर की तरह काम करेगा। ठीक है, कनकेव मिरर की तरह काम करेगा। और जो उसका बाहर वाला सिरा है वो किसकी तरह काम करेगा बेटा? कन्वेक्स की। ठीक है, तो इस तरह से आप कनकेव और कन्वेक्स मिरर के बारे में समझ सकते हैं। ठीक है बेटा। अब कनकेव और कन्वेक्स मिरर को आगे पढ़ने से पहले कुछ एक टर्म्स एसोसिएट होती हैं इन मिरर्स के साथ, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं दोनों ही मिरर बनाता हूं बेटा। ठीक है, एक वैसे ही मैं रैंडमली एक रे डायग्राम ले रहा हूं। ठीक है बेटा। अब देखिए, पहले मैं बात करता हूं ये mn की। सो साइज ऑफ द मिरर इज नोन एज अपर्चर, और अपर्चर को हम बोलते हैं बेटा mn। ठीक है, मतलब अपर्चर को हम डिनोट किससे करते हैं? mn से। ठीक है, उसके बाद यहां पर एक पॉइंट होता है P जिसको हम बोलते हैं पोल। पोल क्या होता है बेटा? कहता है द मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं बेटा पोल, और इसको लिखते हैं बेटा लेटर P से। उसके बाद ये हमारी होती है प्रिंसिपल एक्सिस, इसको PA लिख रहा हूं बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। एन इमेजिनरी लाइन विच पासिस थ्रू द पोल फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर एक इमेजिनरी लाइन होती है जो पोल P से हमारे को पास होती हुई, मतलब प्रतीत होती है, लगती है, उसे प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस। इज दैट क्लियर? सो मैं दोबारा से आ जाता हूं बेटा, दोबारा से रिपीट कर देता हूं। मान लो कि मैं दोनों ही मिरर बना देता हूं बेटा। ठीक है, ये दोनों ही मिरर मैंने बना दिए। mn is the size and the size of mirror is known as aperture, और aperture को मैं लिखता हूं mn से। इज दैट क्लियर? उसके बाद जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसके बीच में एक मिड पॉइंट होता है जिसको हम पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पोल बोलते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद एक इमेजिनरी लाइन होती है बेटा जो इस पोल P से हमें पास होती हुई, इमेजिनरी लाइन जो हमें पास होती हुई, मतलब इमेजिन करते हैं हम कि यहाँ से लाइन पास हो रही है, उसे प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद बेटा जो इंपॉर्टेंट टर्म्स आ रही हैं, देखिए, क्योंकि ये स्फेरिकल मिरर हैं, ऑब्वियस सी बात है किसी ना किसी स्फेयर से मिलके बने होंगे। सो स्फेरिकल मिरर इज मेड अप बाय अ स्फेयर एंड दिस स्फेयर हैज द सेंटर। मान लीजिए कि इसका सेंटर C है, and the center of this sphere is known as center of curvature of the mirror। ध्यान से सुनिएगा बेटा दोबारा से। हमें पता है कि जो स्फेरिकल मिरर हैं स्फेयर से मिलके बने हैं। सो मैंने एक लाइन बोली, द स्फेरिकल मिरर इज मेड अप बाय अ स्फेयर, एंड इस स्फेयर का एक सेंटर होता है, एंड दिस स्फेयर हैज अ सेंटर, हमने उसको C से लिख दिया, एंड द सेंटर ऑफ दिस स्फेयर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। दोबारा से मैं बोल रहा हूं बेटा, कहता है कि ये जो मिरर है मेरा एक स्फेयर से मिलके बना है, मतलब स्फेयर का एक पार्ट है। सो दिस मिरर इज मेड अप फ्रॉम अ स्फेयर, दिस स्फेयर हैज अ सेंटर, एंड द सेंटर ऑफ दिस स्फेयर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। ठीक है, ऐसे ही इसकी अगर मैं बात करता हूं तो ये भी किसी ना किसी स्फेयर से मिलके बना होगा। ठीक है बेटा, और इस स्फेयर का भी कोई ना कोई सेंटर होगा, यही इस स्फेयर का जो सेंटर है इस मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इज दैट क्लियर? अब सेंटर ऑफ कर्वेचर C मैंने बता दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर को C से लिखते हैं बेटा। ठीक है, उसके बाद एक होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको लिखते हैं R से। किससे लिखते हैं बेटा? R से। रेडियस ऑफ कर्वेचर R से लिखते हैं बेटा। ठीक है,
अब रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिफाइन कैसे करोगे? द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो डिस्टेंस होता है पोल और सी के बीच का, सेंटर ऑफ कर्वेचर का, वो रेडियस होता है। अगर देखो ये सर्कल है, मान लीजिए कि ये सर्कल है, ये उसका सेंटर है, ठीक है, यहां से यहां तक जो लाइन होगी इसका डायमीटर होगा, और डायमीटर का हाफ क्या होता है? रेडियस। तो यहां से ध्यान रख सकते हैं आप भी, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब जो रेडियस है सर्कल का, इस स्फीयर का, वही रेडियस ऑफ कर्वेचर है मिरर का। इज दैट क्लियर? उसके बाद मेन फोकस की बात करते हैं एफ, ठीक है। सो द मिड पॉइंट बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज मेन फोकस। जो मिड पॉइंट है पी और सी के बीच में, उसको मेन फोकस बोलते हैं। एंड फोकल लेंथ होती है बेटा स्मॉल एफ। क्या होती है बेटा? स्मॉल एफ। और द डिस्टेंस बिटवीन P एंड F इज नोन एज, P और F, पोल और मेन फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको फोकल लेंथ बोलता है। क्या बोलते हैं बेटा? फोकल लेंथ। सिमिलरली अगर मैं कन्वेक्स मिरर की बात करता हूं, कहता है कि द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड द मिड पॉइंट बिटवीन P एंड C, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज मेन फोकस, एंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड F इज नोन एज फोकल लेंथ। इसको क्या बोलते हैं बेटा? फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये हमारी कुछ टर्म्स थी एसोसिएट विद मिरर, तो मैंने आपको बताई है बेटा। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आ गई होंगी अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट बेटा एक इंपॉर्टेंट सी प्रॉपर्टी निकल के आती है। क्या कहता है कि R रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में एक रिलेशन है। कहता है कि R इज इक्वल्स टू 2 ऑफ F। मतलब फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में ये रिलेशन है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो फोकल लेंथ का डबल होता है, और F जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। ठीक है बेटा, तो यहां से देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं बेटा। मान लीजिए कि कोई प्रिंसिपल एक्सिस ये पोल है, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C है। ये क्या है बेटा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। डिस्टेंस बिटवीन P एंड C इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये मेन फोकस है, इन दोनों के बीच की दूरी फोकल लेंथ कहलाती है। ठीक है बेटा, अब देखो अगर सपोज दैट कि R मेरा 5 सेंटीमीटर है तो ये F मेरा होगा 2.5 सेंटीमीटर। सो आप ये देख सकते हो कि R इज इक्वल्स टू F कब हो सकते हैं? क्योंकि देखो R की वैल्यू तो 5 है और F की वैल्यू 2.5 है। ये दोनों इक्वल कब हो सकते हैं? जब मैं इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, सो 2.5 टू जा 5 ही हो जाएगा, तो 5 इक्वल टू 5 हो जाएगा। सो दैट इज वाई R इज इक्वल्स टू 2F। ठीक है, सो जो फोकल लेंथ है रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, और यू कैन से दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ से डबल होती है। ठीक है, सो ये रिलेशन है बेटा, इस पे न्यूमेरिकल बनता है जरूर। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना है, ध्यान से करना है। इस पे 1 नंबर के अंदर न्यूमेरिकल जरूर बनता है बेटा इस पे। ठीक है, ठीक है बेटा। अब उसके बाद बेटा इमेज फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अच्छा, इमेज फॉर्मेशन ऑफ बाय स्फेरिकल मिरर से पहले मैं कुछ एक रूल आपको बताना चाहूंगा बेटा। ठीक है, मान लीजिए कि ये मेरे पास एक कनकेव मिरर है। सेम ही रूल रहेंगे बेटा कनकेव और कन्वेक्स के लिए। ठीक है, तो मैं कनकेव मिरर के बारे से स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। ये क्या है? पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकल लेंथ है। ठीक है बेटा, अब फर्स्ट रूल ये कहता है बेटा, ये चीजें ध्यान से याद रखनी है दिमाग के अंदर। ठीक है बेटा, अब कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन, एक तो ध्यान सुनना, जो कनकेव मिरर होते हैं हमारे कन्वर्जिंग मिरर होते हैं, कन्वर्ज करते हैं लाइट को, एक ही जगह के ऊपर फोकस कर देते हैं। ठीक है, सो जो हमारे इफ ए रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से जाएगी बेटा? एफ से। कहां से जाएगी? एफ से। ये फर्स्ट रूल है। ठीक है बेटा, सेकंड रूल क्या है? सपोज कि ये कोई कनकेव मिरर है, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एफ है। ठीक है बेटा, अच्छा, कोई रे ऑफ लाइट अगर सी में से जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस वे से, जिस पाथ से वो गई थी उसी पाथ को वापस फॉलो करेगी, मतलब वापस उसी रास्ते से आएगी, वापस उसी रास्ते से आएगी। सो ये सेकंड रूल है। थर्ड रूल क्या कहता है बेटा? पोल सी एफ कहता है अगर कि कोई रे ऑफ लाइट मेन फोकस से जाती है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल टू दी
प्रिंसिपल एक्सिस आ जाएगी। देखो अगर पैरेलल थी तो मेन फोकस, ठीक है, पैरेलल थी तो मेन फोकस से आ रही थी आफ्टर रिफ्लेक्शन, और अगर मेन फोकस में से जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है। एक और सेकंड नियम ये बताया था मैंने, सेकंड जो रूल था, कहता है अगर रे ऑफ लाइट सी में से जाती है, ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम पाथ को वो फॉलो करती है। और फोर्थ एंड लास्ट रूल इज, ये बातें आपको ध्यान रखनी है बेटा, पोल सी एफ, कहता है अगर कोई रे ऑफ लाइट सीधा पोल पे पड़ती है तो ये किसको फॉलो करती है बेटा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को, मतलब जिस एंगल से आती है उसी एंगल से वो बाहर निकलती है, ठीक है बेटा। सो ध्यान से सुन लेना। चार, अगर कोई रे ऑफ लाइट, इन चारों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है हमारे को, नेक्स्ट जो टॉपिक हम करने जाएंगे बेटा, करने जा रहे हैं, ठीक है। सो पहला क्या है, कहता है अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है बेटा, ये एफ में से जाती है। सेकंड रूल मैंने बताया, अगर कोई रे ऑफ लाइट सी में से जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सेम पाथ को फॉलो करती है तो ये वापस सी में से ही आ जाती है। थर्ड रूल मैंने ये बताया, अगर कोई रे ऑफ लाइट एफ में से जाती है देन आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से जाती है बेटा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाती है। आगे फोर्थ रूल मैंने ये बताया था बेटा कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सीधा पोल पे पड़ती है देन आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रिफ्लेक्शन ये उसी एंगल से ही बाहर जाती है जिस एंगल से इंसिडेंट होते हैं, मतलब ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है, ठीक है बेटा। तो ये चार रूल आपको ध्यान में रखने हैं बेटा, ठीक है। अगर ये रूल ध्यान में रहेंगे तो आपसे रे डायग्राम बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होगी, बहुत आसानी से आप अपने रे डायग्राम बना सकते हो, ठीक है बेटा। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे टेबल की, ठीक है। एक टेबल होती है बेटा, ठीक है। अब हम बात करेंगे रे डायग्राम्स की, रे डायग्राम्स बाय कनकेव मिरर। कनकेव मिरर से बनी हुई रे डायग्राम की एक टेबल होती है बेटा, उसके बारे में बात करेंगे। सो पहली जो ये टेबल के अंदर पहली जो होती है, ठीक है, सबसे पहला यहां कॉलम जो बनेगा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या बनता है बेटा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां बनता है बेटा पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। यहां बनता है बेटा साइज, यहां साइज का कॉलम आएगा और यहां आएगा नेचर का, ठीक है बेटा, यहां आएगा नेचर का। ये चार कॉलम बनते हैं बेटा, ठीक है। पहला पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दूसरा पोजीशन ऑफ इमेज, तीसरा है बेटा साइज ऑफ द इमेज एंड उसके बाद नेचर ऑफ द इमेज, ठीक है। सो सबसे पहली बात हम करेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट मेरा इनफाइनाइट दूरी पे हो, मतलब अनंत दूरी पे हो, देन पोजीशन ऑफ इमेज कहां बनती है बेटा, एट मेन फोकस एफ, एट मेन फोकस एफ। और जो साइज होता है वो क्या होता है बेटा, डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज भी बोल सकते हो इसको। और नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, आर एंड आई मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। सेकंड पॉइंट, मतलब सेकंड जो केस बनता है वो क्या है, अगर मेरा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी हो, क्या हो बेटा, बियॉन्ड सी, मतलब सी से परे हो, ना तो वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो, ना ही वो बिल्कुल सी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, मतलब इनफाइनाइट और सी के बीच में, मतलब बियॉन्ड सी हो, तब जो मेरा इमेज बनती है बिटवीन सी एंड एफ, जो इमेज बनती है मेरी बिटवीन सी एंड एफ बनती है। और जो साइज होता है वो क्या होता है बेटा, स्मॉल होता है, जो साइज होता है वो क्या होता है बेटा, स्मॉल होता है। और जो नेचर होता है वो क्या होता है बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड जो है बेटा, अगर मेरा ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है बेटा, एट सी, अगर मेरा ऑब्जेक्ट पड़ा है एट सी, देन पोजीशन ऑफ इमेज कहां बनती है, ये एट सी पे ही बनती है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पड़ा है तो उसकी इमेज भी सी पे ही बनेगी, साइज रहेगा सेम, ठीक है, और नेचर क्या रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ये तीनों चारों ये 6 पॉइंट बनेंगे बेटा, इन 6 पॉइंट को मैं भी ड्रॉ करके भी समझाऊंगा वन बाय वन आपको, ठीक है। सो डोंट टेक एनी टेंशन, मैं इस सारी चीज को आपको ड्रॉ करके भी समझाऊंगा अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट बिटवीन
सी एंड एफ। मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट सी एंड एफ है तो इमेज बनेगी बेटा बियॉन्ड सी। साइज क्या होगा? लार्ज होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। फिफ्थ जो मेरा केस बनेगा बेटा, अगर मेरा ऑब्जेक्ट कहां हो बेटा, ऑब्जेक्ट मेरा हो एट एफ, कहां हो एट एफ, इमेज बनेगी एट इंफिनिटी, इंफिनिटी, साइज होगा हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड और रियल एंड इन्वर्टेड। सो स्टूडेंट नेक्स्ट, अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहां हो बेटा, बिटवीन मेन फोकस एंड पोल पे, मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये हो तो इमेज कहां बनेगी बेटा, ये ध्यान रखना है आपको। एक ही केस है बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, और ये जो साइज बनेगा एनलार्ज्ड बनेगा, क्या बनेगा बेटा, एनलार्ज्ड। और जो एक ही केस ऐसा है इन 6 केसेस में से जो लास्ट केस है, जब मेरी जो नेचर बनेगा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, ठीक है। सो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, तो ये क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। जो भी इमेज रियल होगी वो इन्वर्टेड होगी। सो बेटा जो अभी मैं बता रहा हूं आपको, अभी मैंने प्रॉपर्टी डिस्कस की थी बेटा प्लेन मिरर की स्टार्टिंग में, तो वहां एक मिस्टेक हो गई है बेटा, बाय मिस्टेक मैं वहां पर इन्वर्टेड बोल गया, है ना, लिख भी इन्वर्टेड गया और बोल भी इन्वर्टेड गया। जो इमेज होती है वो वर्चुअल होती है, क्या होती है वहां पर, मैंने बोला था कि जो प्लेन मिरर से बनी हुई इमेज वो वर्चुअल होती है, और वो जो वर्चुअल इमेज होती है वो हमेशा इरेक्ट होती है, ध्यान रखना, इरेक्ट होती है, लेकिन रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। तो वहां थोड़ा सा बेटा मिस्टेक हो गई है, तो आपको उसको करेक्ट करना है बेटा, ध्यान से सुन लीजिए। जो प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर मैंने बताई थी, वहां पर मैंने बोला था कि जो इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल। सेकंड मैंने बताया था इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, इन्वर्टेड नहीं होती, वो इरेक्ट होती है। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, ठीक है, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, ठीक है बेटा। ये एक छोटी सी मिस्टेक है, वो आप बेटा करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब बेटा इसको 1 बाय 1 हम इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है, 1 बाय 1 इसको हम ड्रॉ करेंगे। अच्छा, कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मेरा कहां हो एट इंफिनिटी, क्या हो एट इंफिनिटी, सो पोजीशन ऑफ इमेज मेरी बनती है एट एफ, पोजीशन ऑफ इमेज बनती है एट एफ। ये जो साइज बनता है वो बनता है पॉइंट साइज, पॉइंट साइज, और ये होती है रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अब देखिए बेटा, मान लीजिए कि ये कोई कनकेव मिरर है, हुज अपर्चर इज mn, p इज द पोल एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, c इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, f इज द मेन फोकस। अब कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक है बेटा, ए बी कोई ऑब्जेक्ट है एट इनफाइनाइट डिस्टेंस पड़ा है फ्रॉम द मिरर। सो ए रे ऑफ लाइट बी से चलेगी, देन ये जो लाइट है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। तो मैंने नियम बताए थे आपको, रूल बताए थे, अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाती है देन आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी बेटा, एफ से, कहां से जाएगी, एफ से, ठीक है बेटा। सेम एक रे ऑफ लाइट कहां से चलेगी बेटा, ए से, ए से चलेगी, फिर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी बेटा, फिर ये वापस एफ से, कहां से जाएगी, ये एफ से। तो देखिए ये जो रिफ्लेक्टेड रे है एक दूसरे को कहां कट कर रही हैं, एफ पे कट कर रही हैं, तो यही हमारी इमेज बन जाएगी। सो अगर ऑब्जेक्ट मेरा एट इंफिनिटी होगा तो इमेज मेरी कहां बनेगी, एट एफ, और जो साइज बनेगा वो क्या होगा बेटा, पॉइंट साइज होगा, और जो नेचर होगा वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ध्यान रखिएगा, कनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। और ये भी बात आपको ध्यान रखनी है कि जो इमेज लेफ्ट साइड पे ऑफ कनकेव मिरर बनेगी, कनकेव मिरर के लेफ्ट साइड पे, देखिए अगर मैं यहां खड़ा हूं, ये सामने मेरे पेपर है, तो जो मेरा लेफ्ट है वही इस पेपर का लेफ्ट है, जो मेरा राइट है वही इसका भी राइट है, पेपर का भी। सो जितनी भी इमेज लेफ्ट पे बनती हैं वो हमेशा रियल होती हैं, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। ध्यान रखना, कनकेव मिरर से बनी हुई इमेज हमेशा रियल और इन्वर्टेड होती है, एक्सेप्ट लास्ट केस है, ठीक है।
सेकंड जो केस है बेटा, देखो फर्स्ट केस आई थिंक आपको समझ आ गया, मैं दोबारा से इसको रिपीट कर देता हूं बेटा। मान लीजिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट था ए बी कोई ऑब्जेक्ट था, ये लाई कर रहा है एट इनफाइनाइट डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर, देन a ray of light starting from B then goes parallel to the principal axis, then after reflection it goes from F. उसके बाद then a ray of light from A, then this ray goes parallel to the principal axis, then after reflection ये कहाँ से जाएगी बेटा, F से। ये जो रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को कहाँ कट कर रहे हैं बेटा, F पे कट कर रहे हैं, यहीं पर ये हमारी इमेज बन जाएगी। ये इमेज की पोजीशन हो जाएगी एट एफ, साइज क्या हो जाएगा, पॉइंट साइज, नेचर क्या होगा, रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है, नेक्स्ट जो है बेटा पॉइंट, अगर मेरा ऑब्जेक्ट कहां पड़ा हो, बियॉन्ड सी, कहां पड़ा हो बेटा, बियॉन्ड सी। सेकंड जो मेरा है बियॉन्ड सी, पोजीशन कहां बनेगी, ऑफ इमेज बिटवीन सी एंड एफ, साइज क्या बनेगा, स्मॉल, और नेचर क्या बनेगा, रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है, सपोज कि एक कनकेव मिरर है, इसका पोल है एम एन, उसका अपर्चर है, एफ उसका मेन फोकस है और सी उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सपोज दैट कि कोई ए बी ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सी, सी से परे पड़ा है। अब क्या होगा, एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी बेटा, एफ से, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन एफ से पास हो जाएगी। उसके बाद एक रे ऑफ लाइट सीधी कहां से निकलेगी बेटा, सी से। तो मैंने रूल बताया था, अगर कोई रे ऑफ लाइट सी में से जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन सी में से ही वापस आ जाती है, सेम पाथ को वो फॉलो करती है। अब यहां पर अगर ऑब्जेक्ट मेरा बियॉन्ड सी हो तो इमेज का बन रही है बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, और साइज क्या होगा, देखो ये जो ऑब्जेक्ट का साइज है ए बी बड़ा है, यहाँ स्मॉल है, और रियल और इन्वर्टेड इस साइड है, तो रियल और इन्वर्टेड मतलब उल्टी, तो यहाँ पर ए डैश बी डैश ये इमेज बन जाएगी, ए डैश बी डैश इमेज बन जाएगी। यहाँ इमेज ऐसे है और यहाँ इमेज नीचे बन रही है, नीचे की तरफ, तो इन्वर्टेड और रियल इमेज बनेगी। तो ठीक है बेटा, ये हमारा सेकंड केस है। उसके बाद जब मैं आगे बात कर रहे हैं बेटा थर्ड केस की, अगर मेरा ऑब्जेक्ट कहां पड़ा होगा बेटा, एट सी, ऑब्जेक्ट मेरा कहां हो बेटा, एट सी, इमेज भी कहां बनेगी मेरी, एट सी। ठीक है, उसके बाद जो साइज होगा वो क्या रहेगा बेटा, सेम, नेचर मेरा रियल और इन्वर्टेड ही रहेगा। सपोज कि ये क्या है मेरे पास, एक कनकेव मिरर, ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मेन फोकस एफ। कोई ऑब्जेक्ट ए बी सी पे ही पड़ा है बेटा। ठीक है, देन ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी बेटा, एफ से। कहां से जाएगी, एफ से। उसके बाद एक रे ऑफ लाइट कहां जाएगी बेटा, एफ से, एफ से पास होगी, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी बेटा, कहां जाएगी, एट इंफिनिटी में, दैट मींस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो दो रिफ्लेक्टेड रे हैं एक दूसरे को कहां काटेंगे बेटा, बिल्कुल सी के सामने ही काटेंगे। यहां मेरे पास कोई स्केल नहीं है बेटा, जिसकी वजह से ये लाइन सीधी नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सी के सामने ही कट करती हैं। और यहाँ देखो जो साइज होगा इसका, ए बी का जो साइज होगा इस इमेज का, दैट इज जो ए डैश बी डैश है, इसका साइज भी सेम ही होगा, इसका साइज भी क्या रहेगा बेटा, सेम ही रहेगा। ठीक है, और ये जो इमेज बनेगी वो क्या रहेगी बेटा, रियल और इन्वर्टेड। ध्यान से सुन लीजिएगा बेटा, जितने भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन एफ या एफ से इधर होंगी, उनकी जितनी भी इमेजेस बनेंगी वो रियल और इन्वर्टेड होंगी। मतलब मेन फोकस पे होनी चाहिए या तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन, या मेन फोकस से लेफ्ट हैंड साइड पे होनी चाहिए। तो जितनी भी इमेज बनेंगी वो क्या बनेंगी बेटा, रियल और इन्वर्टेड बनेंगी। क्या बनेंगे, रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, उसके बाद थर्ड केस की मैं बात कर रहा हूं, नेक्स्ट केस की मैं बात कर रहा हूं बेटा, फोर्थ की। ऑब्जेक्ट मेरा कहां होगा बेटा, फोर्थ केस है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी मेरी बिटवीन सी एंड एफ, पोजीशन ऑफ इमेज बनेगी बेटा बियॉन्ड सी। ठीक है, और साइज क्या होगा, लार्ज। ठीक है, और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। सपोज कि ये स्फेरिकल मिरर है, ये उसका पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये एफ। मान लीजिए कि कोई ए बी इमेज यहां पर पड़ी है, ए बी इमेज कोई यहां पर पड़ी है। अब क्या होगा, एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस,
आफ्टर रिफ्लेक्शन एफ से। ठीक है बेटा, अब क्या होगा, एक रे ऑफ लाइट कहां से जाएगी बेटा, सी से, जिस वे से जाएगी उसी रास्ते से वापस, जिस पाथ पे जाएगी उसी पाथ को ही फॉलो करती हुई वापस आएगी। तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे अपने आप को एक दूसरे को कहां काटेंगे बेटा, बियॉन्ड सी, सी से परे ही काटेंगी। ठीक है, अब जो साइज बनेगा, देखो ये जो ए डैश बी डैश है, ए बी का जो ऑब्जेक्ट का साइज था, ये इमेज का साइज है एनलार्ज्ड है। ठीक है, तो जो नेचर होगा वो रियल एंड इन्वर्टेड, साइज हो जाएगा लार्ज। तो मैंने एक बात बताई थी, जब तक ऑब्जेक्ट मेरा एफ या एफ से इधर होगा तो इमेज मेरी रियल और इन्वर्टेड ही बनती रहेगी, रियल और इन्वर्टेड ही बनती रहेगी। ठीक है, जैसे ही इमेज एफ से उधर चली गई तो वो वर्चुअल और इरेक्ट हो जाएगी, वर्चुअल और इरेक्ट। और एक और बात ध्यान रखना, एफ से जितनी दूरी से जाओगे, एफ से जितने दूर जाओगे इमेज भी उतनी बड़ी होगी। ठीक है, एफ से जितनी दूरी पे जाओगे इमेज भी उतनी ही बड़ी होगी। देखो यहां पर जो पहला जो केस पड़ा था एन एट इन्फिनिटी, उसका साइज इतना बड़ा था, फिर मैं बियॉन्ड सी आया, साइज ऑब्जेक्ट का भी छोटा हुआ, अब फिर सी पे और छोटा हुआ, अब बिटवीन सी एंड एफ आया और छोटा हो गया। अब नेक्स्ट जो केस होगा, जो मेरा फिफ्थ केस होगा एट एफ। ठीक है, तो मतलब अगर मैं एफ की तरफ मूव करता रहूंगा तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी छोटा होता जाएगा, साइज ऑफ इमेज भी, लेकिन एफ से दूर जाऊंगा तो साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों ही बड़े होते जाएंगे। ठीक है बेटा, लेकिन एक और बात भी, ये बात भी ध्यान रखनी है आपको कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट एफ पे पड़ा है और एफ से उधर पड़ा है परली साइड पे, मतलब एफ से लेफ्ट हैंड साइड पे, तब तक मेरी इमेज रियल और इन्वर्टेड रहेगी। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है, अगर मेरा ऑब्जेक्ट कहां हो बेटा, एट एफ, कहां हो, एट एफ। अगर ऑब्जेक्ट मेरा एफ पे है तो इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे। कहां बनेगी बेटा, इन्फिनिटी पे। इमेज मेरी बनेगी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे और साइज हो जाएगा हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड और रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। सो ये क्या है बेटा, मेरे पास एक कनकेव मिरर, ये उसका पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मेन फोकस एफ। अब होगा क्या, अगर मेरा ऑब्जेक्ट कोई ए बी यहां पड़ा है एट एफ, तो देन रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से जाएगी बेटा, एफ से। कहां जाएगी, एफ से। उसके बाद एक रे ऑफ लाइट सी से जाएगी बेटा, जिस रास्ते से जाएगी उसी रास्ते से वापस। ठीक है बेटा, अब ये देखो, ये जो दोनों रेज ऑफ लाइट हैं ये पैरेलल चलती रहेंगी, कहीं भी नहीं मिलेंगी। ठीक है बेटा, ये कहीं भी जाके नहीं मिलेंगी। सो इसको हमने कहा मान लिया कि कहां जाके मिलती हैं, एट इन्फिनिटी। कहां मिलती हैं, एट इन्फिनिटी। रिमेंबर करो, मैंने पहला केस बताया था कि जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे पड़ा था तो वहां से जो दो रे ऑफ लाइट आई थी पैरेलल आई थी। ठीक है, अब ये दो रे जो जा रही हैं वो भी पैरेलल जा रही हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि ये कहां मिल रही हैं बेटा, इन्फिनिटी पे। ठीक है, सो जो साइज हो जाएगा वो हाईली एनलार्ज्ड हो जाएगा और रियल और इन्वर्टेड बनेगी। देखो अब ये एफ तक पहुंच गया। ठीक है, अगर मैं एफ से इधर चला गया तो मेरी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज हो जाएगी, अगर मैं एफ या एफ से इधर हूं तो मेरी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगी। लास्ट केस है जो कनकेव मिरर का बेटा, वो ये है कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट कहां पड़ा हो बेटा, एट बिटवीन पोल एंड मेन फोकस। अगर मेरा ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड मेन फोकस पड़ा है तो पोजीशन ऑफ इमेज मेरी कहां बनेगी बेटा, बियॉन्ड, बिहाइंड द मिरर। कहां बनेगी बेटा, बिहाइंड द मिरर। साइज होगा एनलार्ज, नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, ये मेरा एक कनकेव मिरर है, उसका पोल P है, सेंटर ऑफ कर्वेचर C है और ये मेन फोकस F है। सपोज कि ए बी कोई ऑब्जेक्ट यहां पड़ा है, रे ऑफ लाइट क्या होगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा, यहां से सीधा पोल पे पड़ेगी। एक लास्ट रूल मैंने आपको बताया था, लास्ट रूल जो मैंने बोला था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सीधा पोल पे पड़ेगी देन ये फॉलो करेगी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को, मतलब जिस एंगल से जाएगी उसी एंगल से वापस बाहर निकल जाएगी। अब देखो बेटा, दूसरी जो रे ऑफ लाइट है वो कहां से जाएगी बेटा, सी से। कहां से जाएगी, सी से। ठीक है बेटा, सी से जाएगी और जिस रास्ते से जाएगी, जिस पाथ से जाएगी उसी पाथ को ये फॉलो करेगी। अब देखो बेटा, जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते जाओगे ये गैप बढ़ता जाएगा, तो ये बढ़ता जाएगा गैप। गैप बढ़ने से क्या होगा, ये कहीं भी मिलेंगे नहीं, इस तरह से गैप बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, ये गैप बढ़ता जा रहा है। देखो अब हम क्या करेंगे, इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करके देखेंगे। जैसे ही मैंने इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस किया तो ये मैंने क्या देखा कि मिरर की बिहाइंड द मिरर ये मिल रही हैं। ठीक है, बिहाइंड द मिरर जहां ये मिल रही थी वहां मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर डाला और उसका नाम क्या दे दिया, ए डैश बी डैश। ठीक है, तो जितनी भी इमेज मिरर के राइट हैंड साइड पे बनती हैं वो हमेशा
वर्चुअल होती हैं और इरेक्ट होती हैं, वर्चुअल और इरेक्ट होती हैं। तो दैट इज वाई यहाँ पर जो इमेज बनी वो इस ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी, तो दैट इज वाई एनलार्ज्ड द साइज। और नेचर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और दूसरा मैंने रूल बताया आपको भी, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एफ से उधर पड़ा है तो उसकी इमेज हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट ही बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट ही बनेगी। ठीक है बेटा। सो ये कुछ 6 केसेस थे रे डायग्राम के बाय कनकेव। अब आगे जो 2 कन्वेक्स मिरर है इसकी बात करते हैं बेटा। कन्वेक्स मिरर के 2 ही केस हैं, कन्वेक्स मिरर के 2 ही केस हैं बेटा। ठीक है बेटा, कन्वेक्स मिरर के 2 ही केस हैं। ये मेरा कन्वेक्स मिरर है, ठीक है, ये डाइवर्जिंग होता है बेटा, रे ऑफ लाइट को ये बाहर की तरफ फेंकता है, डाइवर्ज करता है। ठीक है, कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट है, कहां पड़ा है, एट इंफिनिटी। ए भी कोई ऑब्जेक्ट है एट इंफिनिटी, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द, रूल सेम है बेटा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन अब होगा क्या, ये डाइवर्ज होगा, ये क्या होगा, डाइवर्ज। ठीक है, बाहर की तरफ ये निकलेंगे। लेकिन हमने रूल पढ़ा है कि जो रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाते हैं बेटा, ये एफ से। कहां से जाते हैं बेटा, एफ से। ठीक है, समझ आ गई बेटा। तो ये एफ से, जब मैंने इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया तो मैंने क्या देखा, ये कहां मिल रहे हैं बेटा, एफ पे मिल रहे हैं। ठीक है, यहां स्केल नहीं है तो बिल्कुल सीधा ही बनेगा बेटा। और ध्यान से सुनना, अगर आपने पी और सी के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर लिया तो 3 सेंटीमीटर भी एफ आएगा बेटा, बिल्कुल एग्जैक्ट इन मिड वे। ठीक है, बिल्कुल मिडल में आएगा 3 सेंटीमीटर ही। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास तो कोई स्केल नहीं है, कोई मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ा इधर उधर हो रहा है ये। ठीक है, उसके बाद ये हो गया मेरा बेटा एक केस। अब इस केस के अंदर जो साइज होगा वो डिमिनिश्ड होगा, पॉइंट साइज होगा, यहीं पर इमेज बनेगी। ठीक है, डिमिनिश्ड होगा। ठीक है, और जो साइज होगा मेरा पॉइंट साइज होगा, और जो नेचर होगा इमेज का वो क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। ठीक है, दो ध्यान से सुन लीजिए, इसके सिर्फ कन्वेक्स मिरर के 2 ही केस हैं। एक केस तो ये है कि जब ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ हो, इन्फिनिटी पे हो। जब इन्फिनिटी पे होगा, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी, एफ से जाएगी। उसके बाद एफ से जाने के बाद, ठीक है, ये यहीं पर ही जहां पर रिफ्लेक्टेड रे कटती हैं वहीं पर हमारी इमेज बन जाएगी। ठीक है, साइज क्या हो जाएगा, पॉइंट साइज हो जाएगा, नेचर क्या हो जाएगा बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका केस बनता है कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी और पोल पी के बीच में पड़ा है, मतलब देखो लास्ट जो इसका दूसरा जो लास्ट केस है, मान लीजिए कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट मेरा पोल और इस इंफिनिटी के बीच में पड़ा है। मान लीजिए ए बी कोई ऑब्जेक्ट है जो पोल और इंफिनिटी के बीच में पड़ा है। ठीक है, अब ये कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर है, ये इसका मेन फोकस होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से जाएगी बेटा, एफ से। कहां से जाएगी, एफ से। ठीक है, अब एक रे ऑफ लाइट कहां से जाएगी बेटा, सी से। तो सी से जाएगी, जिस रास्ते से आएगी उसी रास्ते से वापस हो जाएगी। ठीक है, जिस रास्ते से आएगी उसी रास्ते से ही वापस हो जाएगी। अब ये जो दोनों एक दूसरे को कट करेंगे वहां पर हमारी इमेज बन जाएंगी। ठीक है, सो इमेज कहां बन रही है मेरा बेटा, बिटवीन पी एंड एफ। बिटवीन पी एंड एफ मेरी इमेज बन रही है। ठीक है, और जो ये साइज होगा इमेज का वो क्या होगा, स्मॉल होगा। और ये राइट हैंड साइड ऑफ मिरर बन रही है तो क्या होंगी बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होंगी। क्या होंगी बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होंगी। ठीक है, सो ये कुछ रे डायग्राम थे आपके कनकेव और कन्वेक्स मिरर के। सो ये मैंने आपको करवा दिए हैं बेटा। ठीक है, इस वीडियो को देखना 1 बार 2 बार 3 बार, तो ये बहुत अच्छे से आपको मैंने करवाया, तो आसानी से समझ आ जाएंगे। बस पूरी कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को देखना बेटा। ठीक है, उसके बाद हम जो आगे नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं बेटा, एक मिरर फॉर्मूला की बात करने जा रहा हूं बेटा। ठीक है बेटा, मिरर का फॉर्मूला है एक बेटा, जिसके ऊपर कई बार आपके न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं बेटा। मिरर का फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला बोलता है बेटा 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो इसकी डेफिनेशन, मिरर फॉर्मूला की डेफिनेशन क्या बन जाएगी, द रेसिप्रोकल ऑफ, ये जो v होती है बेटा, जो v होती है इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज। u होती है बेटा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, f इज फोकल लेंथ।
क्या होती है बेटा? फोकल लेंथ। ये क्या कहता है, इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी बेटा? कहता है कि रेसिप्रोकल ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज प्लस सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। ठीक है, सो द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इमेज and the sum of reciprocal of distance of object is always equal to the reciprocal of the focal length। तो ये हमारी मिरर फॉर्मूला है, इसकी डेफिनेशन बन जाती है बेटा। ये डेफिनेशन आपको बुक में कहीं भी नहीं मिलेगी। ठीक है, आगे बेटा मैग्निफिकेशन की बात करते हैं बेटा। मैग्निफिकेशन की कैसे बात करेंगे बेटा? मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटा? मैग्निफिकेशन को हम लिखते हैं बेटा m से। किससे लिखते हैं? m से। इट इज द ratio of the height of image to the height of object. It is the ratio of the height of object to the height of height of image to the height of object। मतलब height of image ऊपर h dash is the height of image and h is the height of object। आगे इसको और भी आप लिख सकते हो माइनस ऑफ v अपॉन u। माइनस ऑफ v by u। माइनस ऑफ v by u means it is the ratio of negative ratio, it is the negative ratio of distance of image to the distance of object। ठीक है, सो मिरर के लिए ये चीज ध्यान रखनी है। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया। एक और जो लास्ट टॉपिक हमारा इस मिरर के टॉपिक में पड़ जाता है बेटा, रह जाता है जो, वो है हमारा साइन कन्वेंशन। क्या रह जाता है बेटा? साइन कन्वेंशन। अच्छा, साइन कन्वेंशन भी ये जो u है v है, ये पॉजिटिव नेगेटिव कब लेने हैं? ध्यान से सुनना बेटा। सपोज दैट कि ये मिरर है, इस तरह से नहीं लेते अपन इसको। ये मेरा एक मिरर है और ये भी मेरा एक मिरर है। ये मेरा कनकेव है और ये मेरा कन्वेक्स है। ठीक है, एक मिरर कनकेव है, कन्वेक्स है। ध्यान से सुनना, एक तो जितने भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे हमेशा पोल से करेंगे। क्या करेंगे? पोल से। मिरर बेशक कनकेव हो बेशक कन्वेक्स हो, जितने भी डिस्टेंस मेजर करेंगे बेटा मिरर के लिए वो पोल से करेंगे। इधर जाएंगे या फिर इधर जाएंगे। ठीक है बेटा, जितने भी डिस्टेंस हम पोल से लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे वो हमेशा नेगेटिव लेंगे। ठीक है बेटा, और जो हम पोल से राइट हैंड साइड पे जाएंगे वो हमेशा क्या लेंगे बेटा? पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, जैसे हमेशा मिरर बेशक मेरा कनकेव हो या कन्वेक्स हो, ऑब्जेक्ट मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, दैट मींस u की वैल्यू हमेशा ही नेगेटिव आनी है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है मेरा हमेशा नेगेटिव साइड पे होगा। नेगेटिव साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, तो हमेशा u की वैल्यू नेगेटिव आनी है। अब v की वैल्यू पॉजिटिव कब आनी है? v की वैल्यू नेगेटिव आनी है इसके 5 केस में। जब यहाँ पर 5 केसेस के अंदर, जब मेरे लास्ट जो 5th केस था, ऑब्जेक्ट मेरा था f पे, उस केस तक v की वैल्यू नेगेटिव आनी है, क्योंकि यहां पर v बन रहा है रियल और इन्वर्टेड। लेकिन जो एक केस इसका और 2 केस इसके हैं, ठीक है, कन्वेक्स के रे डायग्राम 2 हैं और एक लास्ट जो रे डायग्राम कनकेव का है, उस केस में v मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, u वहां पर भी नेगेटिव रहेगा। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखनी है। तो मतलब मेरा कहने का भाव ये है कि जितने भी डिस्टेंस आप लेफ्ट हैंड साइड पे लोगे वो नेगेटिव, जितने राइट हैंड साइड पे लोगे वो पॉजिटिव। एक छोटी सी बात और है बेटा, जितने भी डिस्टेंस आप इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर लोगे, बेशक वो लेफ्ट साइड पे हो बेशक वो राइट साइड पे हो, वो हमेशा पॉजिटिव होंगे। जो हाइट होगी, ठीक है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट या इमेज जो भी होगी, अगर ऊपर है प्रिंसिपल एक्सिस से वो हमेशा पॉजिटिव होंगे, अगर नीचे की तरफ है तो वो क्या रहेंगे बेटा? नेगेटिव। क्या होंगे बेटा? नेगेटिव। ये बातें आपको ध्यान रखनी है बेटा। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन है, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। ठीक है, सो मैंने मिरर फॉर्मूला करवा दिया, मैग्निफिकेशन करवा दिया बेटा, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और एनसीईआरटी की बुक है बेटा, पेज नंबर है 169 170 पे, एग्जाम्पल नंबर 10.1 और एग्जाम्पल नंबर 10.2 इन्हीं फॉर्मूलाज पे, मिरर फॉर्मूला पे ही बेस्ड है। वहां u और v की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव ले रखी है, आप एक बार ट्राई कीजिए। ठीक है बेटा, सो क्लास थैंक यू, आई होप कि आपको ये समझ आएगा अच्छे से। अगर आप कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को देखेंगे बेटा, तो कुछ भी इसमें डिफिकल्टी वाली बात नहीं है, बिल्कुल इजी चैप्टर है आपका। मैंने ठीक है जो करवाया है आज, बिल्कुल इजी सिंपल सी समझने वाली बात है। ठीक है बेटा, सो थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे।